2 का है, लास्ट पेपर है, पेपर नंबर 12। और इसका जो आपका बाइफर्केशन है, इसके अंदर आपके बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स हैं, 3 इन द सेंस मतलब 3 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है। अगर हम सिलेबस की बात करें, विजिबल है ना यहाँ पर? एक्चुअली मैं आप लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी मैं आप लोगों को एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऑफलाइन। ठीक है, ओके। तो जब कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट है, बेसिकली ये 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, या मेजरली कहें तो 2 सेक्शंस में है। एक आपका सेक्शन है कंपनी अकाउंट्स, जो ऑलमोस्ट आपका प्रैक्टिकल एंड थ्योरी का कॉम्बिनेशन है। दूसरा है आपका ऑडिट। ऑडिट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल, ये आपका कहीं इसके अलावा और कुछ नहीं जाने वाला, ये पूरा थ्योरेटिकल है। एंड ये आपका आता है 40 मार्क्स का। और अगर हम कंपनी अकाउंट्स की बात करें तो ये आपका आता है 60 मार्क्स का। ठीक है, इस कंपनी अकाउंट्स में भी आपके पास 10 AS हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल को मिलाकर। ठीक है, आपके कुछ 5-6 तो थ्योरी में आ जाएंगे, बाकी 4-5 आपके एकदम प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होता है वो आपको बताया जाएगा। उसके अलावा बाकी आपके शेयर्स, डिबेंचर्स, वैल्यूएशन, जो भी आपकी कंपनी से रिलेटेड आपकी अकाउंटिंग होती है वो सारी आपकी यहाँ पर रहेगी। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, जो भी आपको आगे जाके इसमें काम आने वाला है जब आप प्रैक्टिकली लाइफ उसमें जाओगे, जॉब करोगे, आप प्रोफेशनल उसमें जाओगे, देन आपको ये सारी चीजें काम आने वाली है। अपार्ट फ्रॉम योर कॉस्ट वाला पोर्शन, ये जरूर काम में आएगा, योर शेयर्स, डिबेंचर्स एंड ऑल द वैल्यूएशन ऑफ थ्रू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और इसके अंदर आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से भी कुछ जो अब रिसेंटली अमेंडेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो अमेंडेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका एक ओवरव्यू है कि ये चैप्टर बेसिकली है क्या। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछो तो ये जो आपका ऑडिट वाला पोर्शन है, इसको हम, क्योंकि जस्ट बिकॉज इट्स टोटली थ्योरी, तो हम इसको बीच बीच में उठाते रहेंगे, क्योंकि एंड में एकदम हमने थ्योरी उठाया ना तो उस टाइम तक आप इतना एग्जॉस्ट हो चुके होगे ये कंपनी अकाउंट्स पढ़ के कि ना थ्योरी पढ़ने का मजा नहीं आएगा। और यही मान लो स्कोरिंग है, प्रैक्टिकल तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, लेकिन थ्योरी में अगर थोड़ा सा भी आता है तो हम उसको मोड़ तोड़ करके लिख लेते हैं, इतनी तो हमें प्रैक्टिस हो चुकी होती है अब तक, राइट। और वैसे भी ये भी आपका ऑन सेंटर है, ऑनलाइन सेंटर पे जाकर है, ये भी वैसे ही होगा। तो टाइपिंग, ठीक है, अभी से ही स्टार्ट प्रैक्टिस टाइपिंग। एक दिन में कुछ टाइम, आधा पौना घंटा निकाल के, जब फोन पे स्क्रोलिंग करने की बजाय कीबोर्ड और लैपटॉप को लेकर टाइपिंग, क्योंकि अगर आपको वहां लिखना है और प्रेशर एग्जाम का, तो उस टाइम नहीं लिख पाओगे, आता हुआ भी नहीं लिख पाओगे। तो वो हाफ आवर जो फोन स्क्रॉल करते हो, उसके बजाय टक 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 व्हाट्सएप और इसके अंदर भी तो बहुत फर्क है, फोन का और इसमें बहुत फर्क है। वहां पे बैक स्पेस, एंटर और स्पेस में ही कंफ्यूज हो जाओगे फर्स्ट टाइम जब कीवर्ड देखोगे एग्जामिनेशन सेंटर में जाकर। ठीक है, तो थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस चाहिए हमें, जब क्योंकि इसमें 40 मार्क्स थ्योरी है और हमें थ्योरी लिखने की आदत है ना। टाइप करने जब बैठते हैं तो अच्छा खासा बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है। हम लोग भी जब हम भी नोट्स बनाते हैं अगर कभी ऑनलाइन, तो जो चीज हम हाथ से लिख लेते हैं वो टाइप करते टाइम चेंज ही हो जाता है पूरा। तो उसका अभी से, क्योंकि एंड में मैं आपको बोलूंगी प्रैक्टिस करो, तो एंड में आप कहोगे मैडम हम प्रैक्टिस करें कि रिवाइज करें। अभी से हाफ आवर, जस्ट हाफ आवर सिर्फ टाइपिंग का प्रैक्टिस, कि हम कैसे फटाफट लिख पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपना कंपनी अकाउंट्स। आज थोड़ा सा क्लास बेसिक अकाउंट्स रहेगा कि अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। एंड एक थ्योरी के बाद, मतलब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बाद, चैप्टर के बाद विल डू 1 थ्योरी चैप्टर, एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, जिससे हम साथ साथ सब कवर करते रहें और ज्यादा प्रेशर भी ना हो। ठीक है, नहीं ये 12th वाला नहीं है बेटा, सारे AS है, AS 11, 12 आपका फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट ग्रांट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेगमेंटल रिपोर्टिंग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होगा ना 12th में, इसके अलावा
अरे वो शेयर एंड डिबेंचर्स तुमने बहुत बेसिक करे थे कि भैया शेयर इशू कर दिया, फिर एरियाज हो गए, फॉरफिट कर लिया, रीइशू कर लिया, रीइशू कर, हाँ तो बस उसके बाद क्या, हाँ उस टाइम ना तुम बेटा उसके बाद 2 साल क्रॉस कर चुके हो, मतलब अगर ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यार क्रॉस 2 इयर्स, तुम अपने सेकेंड ईयर के उसमें हो, इसके बाद सीधा प्रैक्टिकल लाइफ है, कुछ नहीं आने वाला बीच में, ये क्लियर करने के बाद सीधा प्रैक्टिकल लाइफ है, ट्रेनिंग तो है आप लोगों में तो प्रैक्टिकल लाइफ ही है ना, इसके बाद सीधा आपने बाहर जाना है और बाहर वो शेयर और वो नहीं इतने प्यार से नहीं आपको दिया जाता कि परोस के दिया और आपने सॉल्व कर लिया, बाहर ऐसा नहीं है, ठीक है, आपको हर चीज को खुद करना पड़ेगा। So we have so many accounting standards and we'll do one by one. हर accounting standard पूरा डिटेल में कर लेंगे, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, शेयर डिबेंचर्स हैं, आपकी बिजनेस मतलब आपका अमैल्गमेशन है, अमैल्गमेशन इंपॉर्टेंट होगा जब 2 कंपनीज अमैल्गमेट एंड एनीथिंग, तो ये सारी चीजें आपकी हम कंपनी अकाउंट्स में देख लेंगे, बाकी हम ऑडिट में तो विल डू प्रैक्टिकल थ्योरी, ठीक है। और इसके अंदर भी आपके पहले 10-15 क्वेश्चंस एमसीक्यूज के हैं, देन मैच है, ट्रू फॉल्स है, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो फोकस ऑन दीस छोटे छोटे पार्ट, स्कोरिंग यही है, ठीक है। अब मैं भी रास्ते में ही देख रही थी, आप लोगों के 3-4 मैंने क्वेश्चन पेपर्स देखे हैं, तो आपके सबसे पहले एमसीक्यूज आएंगे, आपका पैटर्न यही है सारे का, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मैंने आप लोगों के देखे हैं ऑलमोस्ट अकाउंट्स के भी और इसके भी पैटर्न यही है, एमसीक्यूज होते हैं, आपके मैच दी फॉलोइंग आते हैं, आपके ट्रू फॉल्स आते हैं, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने स्टार्ट होते हैं, तो इफ यू सिक्योर गुड और अगर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये वाले क्वेश्चंस का आंसर इज वेरी इजी, दीज आर ऑलवेज बेस्ड ऑन योर कंसेप्ट्स, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आने वाले, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ये है तो ऐसा है तो ऐसा क्यों है, काइंड ऑफ दिस थिंग, और ये अगर आपने इसमें सिक्योर कर लिया अच्छा, तो उसके बाद आगे 1-2 मार्क्स क्वेश्चंस अगर आपको गलत हो जाते हैं, छूट भी जाते हैं, तो वो हाथ में पार रहते हैं कि यस हम वी कैन पास दिस सब्जेक्ट और कैन सिक्योर 60+ इन दिस सब्जेक्ट, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लो, और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्लास में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से पहले कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन आता है ना, वो अच्छे से समझ लोगे तो योर these 3 पार्ट कैन बी इजीली डन, बाकी उसके बाद आपको पता है प्रैक्टिकल आएगा, प्रैक्टिकल के अलावा कुछ क्वेश्चन थ्योरी के होंगे, तो थ्योरी भी अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यू कैन राइट थ्योरी, तो प्रैक्टिकल पे आप अगर थोड़ा कम भी फोकस तो ऑब्वियसली करना है, बट हाँ अगर क्लास एग्जाम में जाके प्रैक्टिकल में डर भी लग रहा है तो आप पहले इनको सॉल्व कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन बूस्ट हो जाएगा कि यस हमने कुछ कर लिया, वी हैव डन 25-30 मार्क्स का अच्छे से, उसके बाद हम प्रैक्टिकल में जा सकते हैं, ठीक है पारुल। कोई आवाज नहीं, Parul, you want to say something, beta? No, ma'am. अब हम थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट क्लास में विल डू एकदम थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस का एक तरीके से ओवरव्यू। लेट्स डू चैप्टर नंबर 1, conceptual framework, concepts। ये जो आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है ये आपके एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो यहाँ पर पैरा नंबर्स और एवरीथिंग लिखा होगा तो वो पैरा नंबर्स आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, अगर आप अपना मॉड्यूल देखेंगे इसमें तो बहुत छोटे से मैं क्लियर कर दिया इस पूरे इंट्रोडक्शन को, इनफैक्ट इसमें तो इंट्रोडक्शन है ही नहीं, इसमें आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स दिए ही नहीं गए हैं, ये 50 मार्क्स का दिया गया है, 60-40 है भैया। हाँ जी, हमारा जो सब्जेक्ट है लॉ ही हो गया,
जैसे कि 2016 का हमारा सिलेबस है और अभी अमेंडमेंट आया है में, तो हमें एग्जाम में अमेंडमेंट के साथ लिखना पड़ेगा कि स्कीम पुराना वाला है जो बुक में लिखा हुआ है। अमेंडमेंट किस में हुई है, मतलब आपके लॉ में चेंज हुआ है? लॉ ही चेंज हो गया, कुछ चीज चेंज हुई है। जैसे आप टैक्स की बात कर लो, टैक्स में बजट में अमेंडमेंट्स आते हैं तो वो आपके जैसे सीए में तो एक पर्टिकुलर डेट तक जो अमेंडमेंट्स आई हैं, अगर दिसंबर का आप एग्जाम दे रहे हो तो 31 अक्टूबर तक जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो आपके एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल होती है। ठीक है, अगर आप मई का एग्जाम दे रहे हो तो 30 अप्रैल या 31 मार्च तक जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। तो आपको अपने इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर देखना पड़ेगा कि आपके ऊपर कब तक की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। लॉ में भी ऐसी हाँ नोटिफिकेशन डाल देते हैं। आप लोगों को अपना वेबसाइट एक बार देखना पड़ेगा कि कहाँ तक या आपका रिस्पेक्टिव टीचर है उनसे बार पूछना कि कहाँ तक की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होती है, क्योंकि बुक तो बहुत टाइम की छपी हुई होती है तो वो उसमें रीसेंट चेंजेस तो नहीं लाते ना। तो सीए में तो आरटीबीज वगैरह आती हैं जिसके अंदर सारे अमेंडमेंट्स एंड एवरीथिंग होता है। आपकी भी अगर सजेस्टेड आते हैं तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि कहाँ तक की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है। आपके शायद सजेस्टेड आते हैं या मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं, कुछ आता है आपका, है ना, क्योंकि आई कांट एक्सेस उसके बिना, आपके एनआरओ के बिना, तो उसमें आपको एक बार देखना पड़ेगा। थोड़ा सा अपनी वेबसाइट को करो तो उसमें पता लग जाएगा। ठीक है, ओके। तो अगर हम फाइनेंशियल पहले तो बात कर लेते हैं व्हाट इज अकाउंटिंग। इसमें हमारा कॉर्पोरेट है या कंपनी अकाउंट्स है। तो कंपनी अकाउंट से हम क्या समझते हैं, व्हाट इज कंपनी अकाउंट्स? कंपनी के सब कुछ कंपनी से रिलेटेड, तो जितना भी हमने पार्टनरशिप और इंडिविजुअल जो भी हमने अभी तक पढ़ा उस सबको रख दो साइड पर, सिर्फ अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ उन अकाउंट्स या उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे जो हमारी कंपनी से रिलेटेड है। अब आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनीज बनाती हैं एज पर योर मतलब थिंकिंग कह लो या एज पर योर नॉलेज इंफॉर्मेशन, कंपनी कौन कौन से अकाउंट्स बनाती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कोई और कुछ? चलो जो जो आपने बोला है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस को हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस इज फॉर डिपार्टमेंट नहीं बनाती तो ये हो गया आपका P&L को हम यहाँ बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस नहीं करते, वी डिस्कस अबाउट एवरीथिंग इनकम रिलेटेड टू इनकम। यहाँ पे हम सिर्फ प्रॉफिट तक पहुंचना इज नॉट आवर मोटिव। कंपनी खाली आपको प्रॉफिट निकाल के नहीं दिखा देती, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता। कंपनीज जो बनाती है दैट इज ऑलवेज इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली बैलेंस शीट तो हम बनाते ही बनाते हैं। बैलेंस शीट के साथ साथ आप लोगों ने क्या बोला, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। बस नहीं, बैलेंस शीट के साथ वो नोट्स बनाती है, नोट्स टू अकाउंट्स, जिसके अंदर और बैलेंस शीट से ज्यादा आपके नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं। अगर बैलेंस शीट 5 पेजेस के तो नोट्स टू अकाउंट 15 पेजेस के होते हैं, जिसके अंदर फुल डिटेल एंड क्या कर रही है कंपनी, क्या उसकी लाइबिलिटीज हैं, क्या एसेट्स हैं, कहाँ पे उसको पॉसिबिलिटी है, डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, डायरेक्टर्स को क्या रेम्युनरेशन दी है। कंपनीज में दे आर शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं, यहाँ पे कंपनी में वी हैव शेयर होल्डर्स एंड वी हैव डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स दो अलग अलग टर्म्स है। जरूरी नहीं है जो शेयर होल्डर है वो डायरेक्टर होगा और जरूरी नहीं है जो डायरेक्टर है वो शेयर होल्डर भी होगा। ठीक है, तो देयर आर शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। तो इसके अलावा सीएफएस के अलावा हमारे शेयर होल्डर्स में क्या चेंजेस आए हैं, चेंजेस इन शेयर होल्डिंग पैटर्न, दैट इज इम्पोर्टेंट। कौन कितना परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहा है उसका भी हमें एक स्टेटमेंट बनाकर देना पड़ता है। चेंजेस इन शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, और उसके अलावा हम लोगों को बनाना होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन।
ठीक है, तो ये बनाती है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बना के उसका काम नहीं बनता। वो तो बहुत ही कह लो कि हम जैसे यूजर्स के लिए जिनको कंपनी में बहुत इंटरेस्ट होता है, अगर आपने उसके शेयर्स बाय करने हैं या कंपनी आगे क्या करने जा रही है, वो इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वो देखना चाहेंगे कि भैया कितना कैश आ रहा है एक्चुअल में, क्या कैश फ्लो हो रहा है, या क्या शेयर होल्डिंग है। अब शेयर होल्डिंग किसके पास मैक्सिमम है कि भैया ग्रोथ के चांसेस ज्यादा है। अगर आप लोगों ने वही बैक टू शार्क टैंक इंडिया, इसका सेकंड सीजन भी आ रहा है, नो मुझे नहीं पता, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि नहीं कि शार्क टैंक इंडिया देखो, मैंने सीए फाउंडेशन वालों के साथ बोला था। इसमें अब जो नेक्स्ट सीजन आ रहा है उसका 1-2 एपिसोड्स देखने की कोशिश करना, वहां पे आपको समझ में आएगा व्हाट इज इक्विटी या व्हाट शेयर होल्डिंग पैटर्न मीन्स। जब भी कोई स्टार्टअप जाता है फॉर राउंड फंडिंग एंड एवरीथिंग, तो वो अपनी शेयर होल्डिंग देता है, ठीक है। जिस भी एक्सपीरियंस बंदे ने आपकी शेयर होल्डिंग अगर ले ली, तो यू नो आपका जो मार्केट शेयर है दैट इंक्रीजेस, क्योंकि आपके पास जो मैनेजमेंट आ गई है या आपके पास जो बंदा आ गया है वो आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो एज अ सब्सक्राइबर कह लो या एज अ नॉर्मल शेयर होल्डर कह लो, मुझे इंटरेस्ट होगा ये देखने में कि भैया शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, कौन है मेरी कंपनी में जिसके पास मैक्सिमम शेयर्स हैं कि मेरी कंपनी ग्रो करेगी या नहीं करेगी, ठीक है। यही अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो मेरे को इंटरेस्ट होगा उस कंपनी में जहाँ पे आपके मुकेश अंबानी है, मुझे इंटरेस्ट नहीं होगा जहाँ पे अनिल अंबानी है ना। अनिल अंबानी तो डुबा रहा है कंपनी, मुकेश अंबानी पहुंचा रहा है ऊपर, तो मैं किन शेयर्स में इन्वेस्ट करूंगी जहाँ पे मुकेश अंबानी के पास शेयर होल्डिंग है ना। मुझे तो अपने शेयर्स पे मैक्सिमम रिटर्न चाहिए, यही चाहिए हो ना, हम शेयर्स किस लिए लेते हैं, फॉर मैक्सिमम रिटर्न। तो मैं उस शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाऊंगी जहाँ पे मुझे मैक्सिमम ग्रोथ दिख रही है या मैक्सिमम मुझे रिटर्न मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। तो मुझे बैलेंस शीट में कुछ समझ नहीं आने वाला, या तो मैं उसके नोट्स देखूंगी कि भैया क्या आगे फ्यूचर में उनकी लायबिलिटीज होने वाली है, या मैं उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखूंगी कि भैया कौन अभी शेयर होल्ड कर रहा है जिससे मुझे फायदा होगा। किसकी वैल्यूएशन देता, वो उनके सेल्स या टर्नओवर के बेसिस पे निकालते हैं कि अभी इस साल में इतना टर्नओवर है, तो आगे फ्यूचर में 5 इयर्स में क्या प्रोजेक्टेड टर्नओवर होगा, उस प्रोजेक्टेड टर्नओवर के बेसिस पे आपकी कंपनी की क्या वैल्यू होगी, उस पे वैल्यूएशन निकलता है। तो अगर आप ध्यान रखो इसी में, अगर आप कभी किसी के पिच सुनो तो वो हमेशा पूछते हैं कि क्या आपका इस टाइम का कितना आपका रेवेन्यू है, एक पूछा जाता है ना कि आपका रेवेन्यू कितना है, और उस रेवेन्यू के बेसिस पे अगर आपकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो रही है तो कहते हैं इतने रेवेन्यू पे इतनी वैल्यूएशन नहीं हो सकती, हम कम वैल्यूएशन पे इसको लेंगे। तो रेवेन्यू के बेसिस पे हाउ मच रेवेन्यू यू आर जनरेटिंग और कितने आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जो कॉमन रहने वाले हैं, है ना, इसके बेसिस पर देखा जाता है कि वैल्यूएशन कैसे हो रही है। अब आपकी दो टाइप की कंपनीज होती है, एक होती है आपकी लिस्टेड कंपनी, डोमेस्टिक एंड फॉरेन, हमें पता है क्या होता है। यहाँ पर जो आपका काम आ रहा है या जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी देखी जाती है वो देखी जाती है आपकी लिस्टेड कंपनी से और अनलिस्टेड कंपनी से। लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स किसी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है या लिस्टेड है, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर आपकी कंपनी के शेयर्स इनमें से किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, तो वो आपकी लिस्टेड कंपनीज होती है। और जिनके शेयर्स लिस्टेड नहीं है वो अनलिस्टेड कंपनीज होती है। तो आपके रिलायंस, टाटा, ये सारी आपकी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनके शेयर्स मार्केट या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में इजीली होते हैं। अभी अभी लेटेस्ट कौन सी आई है, LIC, जिसने अभी अपना IPO रिलीज किया, तो वो भी अब आपकी एक लिस्टेड कंपनी हो गई। पहले वो लिस्टेड नहीं थी, उनको जरूरत नहीं थी टू इशू शेयर्स, पर शेयर्स इशू करे उन्होंने फिर भी है। नाइका, मिंत्रा, जो नए नए IPOs इशू कर रहे हैं ये अब लिस्टेड कंपनी की तरफ जा रहे हैं, पेटीएम एग्जैक्टली, ठीक है। ऐसी जो आपके अकाउंट्स वाली थोड़ा न्यूज होता है ना, उस पर ध्यान रखा करो, उससे आपका जर्नल नॉलेज इंक्रीज होता है कि क्या IPO क्या होता है, या आपको उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। तो लिस्टेड कंपनीज आर दोस कंपनीज which are listed on any stock exchange. NSE, BSE किसी पर भी। क्या बच्चा, क्या 9 है,
स्टॉक एक्सचेंज वाले मतलब जनरल एनएससी बीएससी हो गया ना, 9 है या 10 है, मुझे सीरियसली शेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं हुए। और अनलिस्टेड कंपनीज हो गए व्हिच आर नॉट रजिस्टर्ड इन एनएससी, ठीक है, व्हिच आर नॉट रजिस्टर्ड। निहारिका कहाँ है आजकल भाई? निहारिका बस प्रमांकित साधना रमनप्रीत सब अमन नमन रमन यही सब थे ना। सीएस के तो हुए, सीएमए के नहीं पता, आइडिया नहीं है। इस बार जो पेपर अब हो जाएगा ना, तो अकाउंट्स का उसको करके देखना सॉल्व, एक बार पैटर्न पता चला। हाँ जी कोई बात नहीं ना, प्रॉब्लम कोई नहीं होती। सीएमए जो मन कर रहा है पहले वो दे दो, तो दे दो, पास कर जाओ वन टाइम, अटकना नहीं है, बस जो मर्जी दे दो पहले, कोई नहीं पूछ रहा तुमसे। जब तुम फाइन क्लियर करके तुम्हारे नाम के आगे सीएमए लग जाएगा ना, किसी ने नहीं पूछना कि पहले कौन सा पेपर दिया था तुमने, कोई नहीं पूछने वाला तुमसे। बस एक बार नाम के आगे सीएमए लगाना है, वो मोटिव होना चाहिए, नाम के आगे सीएमए लग जाओ, उसके बाद मैं किसी ने नहीं पूछना कि तुमने पहले क्या दिया था, ठीक है। रिकॉर्डिंग में नहीं तो मैं कुछ बोल देती। और प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आपके शेड्यूल्स हैं, जो भी आपके नोट्स हैं, ये आपके सारी कंपनीज को बनाने होते हैं, वेदर दे आर लिस्टेड और अनलिस्टेड। आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि एटलीस्ट आपकी जो इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट है वो तो सारी कंपनी बनाएगी, और नोट्स जो है वो भी सारी कंपनीज बनाएगी। लेकिन जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज बनाती है, वो सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड कंपनीज बनाती है, वो भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने के बाद। और एक बनता है आपका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं व्हेन यू हैव 2-3, जैसे आप कह रहे थे ब्रांच अकाउंटिंग एंड एवरीथिंग, जब आप 2-3 अपने ऑफिसेस का एक साथ एक ही बनाते हो तो उसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी खाली आपकी लिस्टेड कंपनीज ही बनाती है। इजी होता है, ये ब्रांच और डिपार्टमेंट जैसा नहीं होता, नहीं होता, वैसा नहीं होता। मतलब जैसे आपका एक कंपनी यहाँ पर है, दूसरी कहीं और है, कहीं और है, उन सबका आप एक ही बनाते हैं। एक कंपनी रिलायंस का सिर्फ एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, उसकी जितनी मर्जी आगे छोटी छोटी कंपनीज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के एक ही रिटर्न फाइल करते हैं, एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड करते हैं, ठीक है। और जितनी भी आपकी ये कंपनीज होती है, इनके जो भी फाइनेंशियल्स है, जो भी आपके कंप्लायंसेस हैं, दे आर रेगुलरली अपलोडेड ऑन योर एमसीए। एमसीए इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इस वाली वेबसाइट पे अगर आप किसी का भी, मैंने शायद आपको भी मुझे याद नहीं है, हम इसमें किसी का भी डाटा देख सकते हैं, कौन शेयर होल्डर्स है, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न है, क्या आपके डायरेक्टर्स हैं, वी कैन सी एनीथिंग। इस वेबसाइट पे आप किसी भी कंपनी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी सब निकाल सकते हो। थोड़ा सा अमाउंट देकर आप उनको क्या काम करना है, एमए, एमओए, एओए, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है, कब कौन चेंज हुआ, कौन डायरेक्टर है, क्या रेजोल्यूशन पास किया, आप कंपनी अकाउंट्स का इसमें से कुछ भी निकाल सकते हो। कितनी उन्होंने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपलोड करी है प्रीवियस इयर्स की, यू कैन डाउनलोड एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस वेबसाइट। तो जो भी आपकी कंपनी से रिलेटेड चीजें होती हैं वो आपको इस वेबसाइट पर मिलती है। अब बात आती है भैया कि हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। क्या होते हैं वो 5 एलिमेंट्स? जब भी हम कंपनी अकाउंट्स या कोई भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो वी हैव 5 एलिमेंट्स टू आवर अकाउंटिंग।
expenses or capital. Gain. और यहाँ पर कैपिटल नहीं होती, यहाँ पर होती है इक्विटी. So we have 5 main elements to our accounting: assets, liabilities, income, expense और कैपिटल. कैपिटल के अलावा यहाँ पर हम उस कैपिटल को बोलते हैं इक्विटी. इक्विटी मतलब आपका कैपिटल. कंपनी अकाउंट्स में कैपिटल वर्ड कहीं नहीं यूज होता. वी यूज इक्विटी, शेयर होल्डर्स एंड एवरीथिंग. व्हाट इज सो फनी? मेरे को भी बता दो यार, क्या फनी फनी है. हर्षिता नहीं है ना ये? ठीक है. These are 5 elements of our accounting. अब इक्विटी वही होगी जैसे हम कैपिटल कहते हैं. पार्टनरशिप फॉर्म में या सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी आपके ओनर्स का ओन फंड होता है, दैट इज कैपिटल, राइट. इक्विटी यहाँ पर क्या होती है? जो भी आपके ओनर्स तो यहाँ नहीं बोल सकते हो, लेकिन जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने जितना भी अमाउंट आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, दैट इज इक्विटी. यहाँ पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो इक्विटी के थ्रू भी होती है. यू कांट इन्वेस्ट लाइक आप अपना कैपिटल पुट कर रहे हो. कैपिटल जैसा इसमें कोई भी चीज नहीं होता. आपको अगर लेना है तो यू हैव टू बाय देयर शेयर्स. अगर आपने शेयर्स अच्छे से इन्वेस्ट कर दिए, जब भी आपकी कंपनी स्टार्ट होती है 2-3 पर्सन्स के साथ, तो दे इन्वेस्ट देयर कैपिटल थ्रू इक्विटी शेयर्स ओनली. ठीक है. जितना भी उनको इन्वेस्टमेंट करना है वो इक्विटी के थ्रू ही करते हैं. इक्विटी शेयर्स के बाद वी हैव असेट्स. असेट्स हमें पता है, असेट्स के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? व्हाट आर एसेट्स? असेट्स के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? असेट्स क्या होते हैं? उनसे हमें क्या मिलता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स. जब भी आपको असेट वर्ड सुनाई दे तो हमें उसके लिए क्या कहना होता है? दे आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स. अब आपके असेट्स हमें पता है 2 तरीके के होते हैं. फिक्स्ड असेट्स कह लो, करंट असेट्स कह लो, या नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स कह लो. एक होते हैं हमारे इंटैंजिबल असेट्स या फिक्टिशियस असेट्स. इंटैंजिबल असेट्स क्या होते हैं हमारे? फॉर एग्जांपल कॉपीराइट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क. और टैंजिबल असेट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, या फिक्स्ड असेट्स, एनीथिंग. फिक्टिशियस असेट्स कौन से होते हैं? What are fictitious assets? बहुत ज्यादा बाद में मुझे प्रॉफिट मिलते रहता है. हो जाता है बीच में. और एक होता है आपकी वेस्टेड एसेट. इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं. बाकी सारे एसेट्स तो हमें पता है, करंट क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, इंटैंजिबल, टैंजिबल, हमें सब पता है. What are fictitious assets and what are wasted assets? Mining. फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं जो आपके एक्चुअल में एसेट्स नहीं है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपके असेट वाली साइड पर आ गए हैं. जैसे कि हो गया, आपने रिजर्व्स एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिए. दे आर नॉट योर एक्चुअल एसेट्स, लेकिन इस साइड पे आ गए. प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स, वैसे तो हम वहाँ पे लेस करके दिखाते हैं, लेकिन आप उनको असेट वाली साइड पे ले आओगे तो दे आर फिक्टिशियस एसेट्स. fictitious assets are those assets which are not actual an asset. Actually वो कोई asset नहीं है, लेकिन just because वो आपकी asset वाली side पे आ गए हैं, इसलिए उनको हमें asset बोलना पड़ रहा है. तो जो मुझे नहीं पता वो आप लोगों के माइंड में कहाँ से है कि बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट करनी है, नॉल कहाँ से आया मुझे नहीं पता. वो हाँ, deferred revenue expenditure होता है. When you spend more और उसका वो मतलब benefit जो है advertisement, तभी advertisement कहीं से आया था. Fictitious assets are not those assets. आपके deferred revenue expenditure होते हैं. Fictitious assets जो actual आपके assets नहीं है, लेकिन आपके asset वाली side पे गलती से आ गए हैं और हमें उन्हें asset बोलना पड़ रहा है, तो आपके fictitious assets हैं.
वेस्टेड असेट्स होते हैं जो आपके माइंस और क्वेरी और इन सब में यूज होते हैं, जो वन टाइम पर एक बार खत्म हो जाएंगे। नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी आपके असेट्स होते हैं, दोज आर वेस्टेड असेट्स। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड असेट्स हैं तो आपके वेस्टेड असेट्स हैं, और fictitious assets हैं those which are not actually they are not an asset. Now wasted assets पर depreciation of course नाम क्या होता है? Amortization is for intangible assets. Wasted assets के लिए जो depreciation होता है उसे हम बोलते हैं depletion. ठीक है, depreciation होता है for fixed assets, amortization होता है for intangible assets, depletion होता है for wasted assets. एक और होता है, क्या होता है? एक और होता है कुछ, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो आपके नॉर्मल असेट्स के लिए होता है, डेप्रिसिएशन इज अपोजिट, वो भी फिक्स्ड असेट्स का है। डेप्रिसिएशन इज गोइंग डाउनवर्ड्स, डेप्रिसिएशन इज गोइंग अपवर्ड्स। लायबिलिटी वर्ड सुन के हमें क्या याद आना चाहिए? लायबिलिटीज, not expected at all. Financial obligations. Yes, non-creditors हो गए, bank loans हो गए। ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपको भैया कर लो, रजिस्टर कर लो यहाँ पर। Assets are future economic benefits, liabilities are your financial obligations. अब obligation क्या होता है? What is obligation? हमको देना पड़ेगा, हमें देना पड़ेगा। Obligation मतलब कोई भी चीज जो आपको पे करनी पड़ेगी, फ्यूचर ऑब्लिगेशन या करंट ऑब्लिगेशन, बस ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, दैट इज यू आर रिक्वायर्ड टू पे समवन सम मनी, वो आपकी लायबिलिटी, चाहे वो अभी पे करनी है या फ्यूचर में पे करनी है। और अगर हमने फ्यूचर में पे करनी है विच इज नॉट सर्टेन, उस लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी विच इज नॉट सर्टेन इन फ्यूचर। Exactly, very good. You are Mihir and you are Deepak. Okay, very good. फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अब आपकी प्रेजेंट भी हो सकती है एंड फ्यूचर भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है अभी अभी की ऑब्लिगेशंस को ही हम लायबिलिटीज बोलते हैं, या जो फोरसेबल फ्यूचर के आपके लायबिलिटीज है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो लायबिलिटीज आपकी कंटिंजेंट है या फ्यूचर में हो सकती है ड्यू टू हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटीज। एंड दीस टाइप ऑफ लायबिलिटीज आर आल्सो योर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो किसी भी चीज की अगर आपकी ऑब्लिगेशन है, दैट ऑब्लिगेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी, तो वो आपका क्या होती है? लायबिलिटीज। वो आपकी क्या होती है? लायबिलिटीज। अब बात आती है इनकम की। व्हाट आर इनकम्स? इनकम क्या होता है? रेवेन्यू। इनकम इज योर रेवेन्यू और गेन। ओके, अब मुझे बात बताओ, ये आपका इनकम स्टेटमेंट है, हम इनकम स्टेटमेंट से बोलते हैं, और इनकम स्टेटमेंट जो होती है वो कभी भी टी फॉर्म में नहीं होती। इनकम स्टेटमेंट हमेशा आपका हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, जब भी आप अब जो बैलेंस शीट कंपनीज की बनती है, दे आर ऑलवेज ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस। वो असेट लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट का वे टू ओल्ड। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल में बनते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट भी हमारे। अब मुझे बताओ, एक मेरा यहाँ पर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और एक मेरा नीचे आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, जिसे हम बोलते हैं पैट। अब इन सारे वोकैब की यूज टू हो जाओ, ठीक है, हम बोलते हैं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, या अर्निंग्स बिफोर ईबीटा। कभी आपने सुना हो कि ईबीटा होता है ये प्रॉफिट्स बिफोर ऑल योर टैक्सेस एंड एवरीथिंग। तो ये आपकी इनकम है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपकी इनकम है? माय क्वेश्चन इज, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनकम है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनकम है? मैंने दोनों चीजें लिखी है, रेवेन्यू और गेन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, एंड यू आर सेइंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। पारुल, इनकम क्या होगी? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो भी गेन हो रहा है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज योर इनकम,
ठीक है, जो भी गेन हो रहा है आपको फ्रॉम योर ऑर्डिनरी ऑपरेशंस या नॉन ऑर्डिनरी ऑपरेशंस। ऑर्डिनरी ऑपरेशंस तो मतलब जो आप बिजनेस करके अर्न कर रहे हो, दैट इज फ्रॉम ऑर्डिनरी ऑपरेशंस। नॉन ऑर्डिनरी ऑपरेशंस की आपका काम तो है प्लास्टिक की फैक्ट्री, लेकिन आपने शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया हुआ है और आपको उससे डिविडेंड आ रहा है ऐसा कुछ, तो वो आते हैं आपके नॉन ऑर्डिनरी ऑपरेशंस। तो उससे भी जो आपको गेन हो रहा है, ओनली द गेन पोर्शन, वो आपकी इनकम होती है। ठीक है, तो इनकम कैन बी फ्रॉम ऑर्डिनरी ऑपरेशंस एंड नॉन ऑर्डिनरी ऑपरेशंस। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होते हैं आपके? एग्जांपल्स, एक्सपेंसेस रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, Ma'am, overheads. overheads, exactly. ठीक है, तो एक्सपेंसेस आपके जो भी आपके ऑर्डिनरी ऑपरेशंस में लग रहे हैं, वो सारे के सारे होते हैं आपके एक्सपेंसेस। अब एक होता है नोशनल एक्सपेंस। नोशनल एक्सपेंस क्या होता है? नोशनल एक्सपेंस क्या होता है फारूक? एनी आइडिया? एक होता है हमारा नॉर्मल एक्सपेंस और एक होता है हमारा नोशनल एक्सपेंस। नोशनल एक्सपेंस का बहुत कॉमन एक एग्जांपल है जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो समझ पाओगे? डेप्रिसिएशन इज अ नोशनल एक्सपेंस। वेरी गुड। एक्सपेंसेस आपके नोशनल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। नोशनल मतलब आपके नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो भी एक्चुअल कैश में नहीं हो, आपके जितने भी प्रोविजंस आप बनाते हो, ठीक है, प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो भी आपका प्रोविजन बन रहा है वो आपके नोशनल एक्सपेंसेस है। और जब भी हम किसी भी कंपनी का कह लो या किसी की भी हम अकाउंटिंग करते हैं, तो नोशनल एक्सपेंस आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर अकाउंटिंग। आपको हर जगह उसको लेना ही है। डेप्रिसिएशन तो नोशनल एक्सपेंस रिलेटेड विद डेप्रिसिएशन। कभी भी नोशनल एक्सपेंस आए, माइंड में क्लिक होगा डेप्रिसिएशन, तो पता चल जाएगा वो क्या होता है। तो नोशनल एक्सपेंस का एग्जांपल हो गया आपका डेप्रिसिएशन। तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और ये आपको हर जगह आएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें, हम एकदम बेसिक बच्चों वाले पे नहीं जाते कि भैया ये हमारे क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं या क्या होते हैं, क्या रूल्स हैं। आई थिंक हमें पता है रूल्स क्या है ना। पर्सनल, आपके रियल एंड आपके नॉमिनल, इन सब में क्या होता है हम उसमें नहीं जाते हैं। लेकिन हमारी 2 अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है। क्या है वो 2 अकाउंटिंग एजम्पशंस? जो मेन 2 अकाउंटिंग एजम्पशंस होती है हमारी, जिसके ऊपर हमारे सारे अकाउंट्स बनते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 2 मेन अकाउंटिंग एजम्पशंस। गोइंग कंसर्न, वेरी गुड, और Separate entity. ना बच्चा, स्टूडेंट्स, नो, बहुत बहुत हाँ वो यू आर राइट, नहीं वो नहीं होता एक्रूअल। अब गोइंग कंसर्न तो आई थिंक आप तो बता दोगे क्या होता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या गोइंग कंसर्न असम्पशन। इसके लिए भी मैंने एक वर्ड बताया हुआ है, क्या होता है वो? फोर्सेबल। गोइंग कंसर्न में हमेशा हम वर्ड यूज करते हैं फोर्सेबल फ्यूचर। आप कभी गोइंग कंसर्न के बारे में अपने नोट्स में भी आप कभी लिखोगे, वैसे तो नोट्स आपको प्रैक्टिकल बने बनाए मिलते हैं, आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना होता है, तो आप नोट्स बनाने नहीं बैठते हो किसी कंपनी के। बट हाँ, कोई न्यू इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो उसके नोट्स आपको लेने पड़ते हैं। लेकिन हर जगह आप चाहे टैक्सेशन वाले में जाओ, चाहे अपने कंपनी वाले में जाओ, आपको हर जगह ये देखना पड़ेगा कि whether this company is a going concern or not। मतलब जितना उसका फ्यूचर है
क्या उतने फ्यूचर तक, जहां तक हम देख पा रहे हैं, फोर्सेबल फ्यूचर इज जहां तक हम देख पा रहे हैं क्या कंपनी वहां तक है, उस एजम्पशन के बेसिस पर ही हम हमेशा अपनी अकाउंटिंग करते हैं। जहां पर आपको लग रहा है कि कंपनी का फ्यूचर सिर्फ 1-2 साल है, पूरी अकाउंटिंग चेंज हो जाती है। जहां आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फिनिश हुआ, वहां पूरी अकाउंटिंग चेंज हो जाती है। जितने भी आपके ये प्रोविजंस बन रहे हैं, ये सब बनने बंद हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी है ही नहीं, तो आप क्या करोगे प्रोविजंस बना के, या क्या करोगे आउटस्टैंडिंग एडवांस बनाकर। जहां गोइंग कंसर्न खत्म हुआ, वहां पे आपका अकाउंटिंग ही पूरा चेंज हो जाता है। तो आप जब भी अकाउंट्स बनाने बैठते हो, तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने होते हैं कि ये कंपनी गोइंग कंसर्न है, बट व्हाट इज एक्रूअल बेसिस, कैश और आउटस्टैंडिंग दोनों में कैश बेसिस और क्या होता है एक्रूअल अजम्पशन, कैश हो या ना हो, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग एडवांस होता है वो सारा आपका एक्रूअल बेसिस की वजह से आता है। तो वेदर, इसके लिए हम लिखते हैं वेदर कैश इज रिसीव्ड और पेड और नॉट, your expense and revenue must be recorded. एक्चुअल में आपने कैश लिया या दिया इज नॉट इम्पोर्टेंट, अगर आपने खर्चा कर दिया तो वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब आप सुबह सुबह अगर कभी जाते हो अपने मम्मा पापा की हेल्प करने, दूध लेने, और वो आपके रेगुलर दूध वाले भैया हैं, तो कभी कभार आप उनको कैश नहीं देकर आते हो, आपके पास 500 रुपए का नोट है, भैया सुबह सुबह कहते हैं 500 रुपए का नोट नहीं, खर्च खुला करके दूंगा, बट आप दूध तो लेकर आ जाते हो, ले आते हो ना, पैसे भी आपके पास है, 500 का नोट, दूध की थैलियां भी आपके पास है। अब बताओ क्या ये खर्चा है कि नहीं है? है ना, खर्चा है। किस बेसिस पे बोल रहे हो ये खर्चा? आपने कैश तो स्पेंड किया नहीं, एक्रूअल बेसिस। तो अकाउंटिंग आपकी बहुत नॉर्मल लाइफ में भी है। सब्जी वाला भैया जो रेगुलर आता है, उसको भी हम कभी कभार पैसे नहीं देते, क्या कल ले लियो भाई, खर्चा तो हो गया, उसकी भी वो ऑब्लिगेशन हो गई, आप उसके क्या बन गए, क्रेडिटर बन गए, ठीक है, क्योंकि आपकी ऑब्लिगेशन है, तो उसकी ऑब्लिगेशन है टू रिसीव एंड आपकी ऑब्लिगेशन है टू पे, ठीक है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी हो गई, आप उसके क्रेडिटर बन गए और वो आपका डेटर बन गया, आपको देना ही देना है, या वाइस वर्सा। तो इस बेसिस के ऊपर चाहे कैश खर्च किया हो या ना किया हो, आपको उस एक्सपेंस को दिखाना है, वो होता है हमारे एक्रूअल बेसिस। तो ये दोनों बेसिस ही हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं व्हाइल मेकिंग अकाउंट्स ऑफ योर कंपनी। कंपनी अकाउंट्स बनाते टाइम सिर्फ और सिर्फ हम इन दोनों को देखते हैं, बाकी वो मनी मेजरमेंट, मटीरियलिस्टिक, ये सब है, बट एट द बैक एंड है, वो सब चल रहा है। पैसों के बिना तो हम नहीं लोगे ना, फाइनेंशियल ईयर भी लोगे, वो सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये दोनों इम्पोर्टेंट है। जब कंपनी अकाउंट्स की बात आती है तो आपके ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन कौन से होते हैं, जिसको हम फिनिश कर देंगे। पब्लिक, Government. क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, बस लिख दें। इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, पब्लिक, customers and public are the same, but okay. Creditors. Lenders हो गए, suppliers, बस नहीं तो पैसे चाहिए। ये होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स कंपनी अकाउंट्स के। अब इन सबको किस किस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होगा? आपके इन्वेस्टर्स को किस इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होगा? इन्वेस्टर्स हो गए जो आपके शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, And profitability of organization. प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी में कैसे पता चलती है? एक कंपनी अच्छा अर्न करती है या नहीं करती, ये कहाँ से पता चलता है? विदाउट लुकिंग एट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मुझे नहीं है इंटरेस्ट, मुझे कैश फ्लो में भी इंटरेस्ट नहीं है,
मुझे शेयर रिटर्न को क्या बोलते हैं? डिविडेंड पेइंग एबिलिटी। इन्वेस्टर्स किसमें इंटरेस्ट होंगे? आपके डिविडेंड पेइंग एबिलिटी पर। क्या आपकी, क्या कह रहे हो बच्चा? अकाउंट नहीं बनता, लेकिन आप कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपके इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। ठीक है, और ये आपके क्वार्टरली, अगर इकोनॉमिक टाइम्स कभी 11th-12th में सब्सक्राइब किया हो, स्कूल में आता है ना एक ऑप्शन 11th-12th में इकोनॉमिक टाइम्स सब्सक्राइब कर लो, वो इसीलिए आता है कि आपको इन सारी चीजों का थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। आपकी डिविडेंड, कौन सी कंपनी क्वार्टरली डिविडेंड पे आउट कर रही है, कौन सी कंपनी एनुअली कर रही है, ये सारी चीजें आपको उसमें पता चल जाती है। तो अगर आपकी डिविडेंड पेइंग एबिलिटी अच्छी है तो इन्वेस्टर्स आप पे इन्वेस्ट करेंगे, और डिविडेंड आप तभी पे करोगे व्हेन यू आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इट इज इंटर रिलेटेड। कोई भी आप या मैं, क्या हम रिलायंस की बैलेंस शीट उठा के देखने वाले हैं? हम क्या देखेंगे? उसका मार्केट शेयर क्या है, डिविडेंड कितना दे लेता है, 10-15% मिल जाता है हमें उसका कि नहीं मिलता है ना? प्राइस अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, पूरा प्रोफेशन है, पूरी फील्ड है जो सिर्फ यही कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि प्राइस कब अप होगा, कब डाउन होगा, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, है ना? पूरा ये फील्ड किस लिए है? इसी पर्पस के लिए। उनको बैलेंस शीट में इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, कौन सा नहीं ले रहा, इस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब हमने वो छोड़ देना है, वी आर इन कंपनी अकाउंट्स। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारी चीजें देखी, और कंपनी हमेशा इन शेयर्स, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन्हीं में ही घूमती रहेगी। एम्प्लॉइज को क्या इंटरेस्ट होगा? प्रॉफिट में होता है कि उनकी सैलरी इंक्रीज हो। सिर्फ उनको एम्प्लॉय सैलरी देखते हैं या कुछ और भी देखते हैं? एग्जैक्टली, फ्यूचर बेनिफिट्स। फ्यूचर बेनिफिट्स क्या होते हैं आपके? रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे रही है कंपनी की नहीं दे रही? अगर आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो कितने मिल रहे हैं? फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है? अगर आप अभी इस कंपनी में काम कर रहे हो और कल को आपको शिफ्ट करना पड़े तो इस कंपनी की वैल्यू है या नहीं है? एम्प्लॉय तो यही देखेगा ना, उसको भी उसकी बैलेंस शीट में इंटरेस्ट नहीं है। किसमें इंटरेस्ट है? सैलरी मिल रही है कि नहीं मिल रही? बैलेंस शीट में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ हमें बनानी होती है क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए, कंप्लायंस करनी है हमने। किसी को इंटरेस्ट नहीं है बैलेंस शीट पे। ठीक है, तो एम्प्लॉइज को इंटरेस्ट है आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स में। जब भी आप जॉब लेने जाओगे फ्यूचर में तो आप उस बंदे से पूछोगे कि आफ्टर रिटायरमेंट हमें कुछ पेंशन या कुछ ऐसा करंट में भी आप डिपॉजिट करा रहे हो कि हमें रिटायरमेंट में भी मिले कुछ, या जो भी आपकी ये ग्रेचुटी और पीएफ मिलता है। अगर आपने सुना हो कि बंदा रिटायर हुआ है तो उसको इतना अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी मिल रहा है, इतना अमाउंट ऑफ पीएफ मिल रहा है, ये सारे आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। अगर अभी आप डेल में काम कर रहे हो और कल को आपने सेंचर में जाना है तो क्या उस डेल की आपकी पोजीशन की वैल्यू है या नहीं है? ये अगर आप किसी छोटी कंपनी में काम करके डेल में जा रहे हो तो आपसे पूछेगा यार ये कौन सी कंपनी है, कहाँ से आए हो तुम लोग। पर अगर आप डेल से किसी बिग कंपनी में जा रहे हो तो हाँ, डेल में काम किया तो यू आर अ गुड एम्प्लॉय। ठीक है ना, तो वो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात। तो उसका वो कहाँ से पता चलेगा? जब मार्केट में उसकी गुडविल होगी। ठीक है, अब बात आती है आपके लेंडर्स की। लेंडर्स को किस में इंटरेस्ट होगा? लेंडर्स हैं जिन्होंने आपको पैसा दिया हुआ है। क्रेडिट वर्दिनेस कह लो या रीपेमेंट कह लो, डेट रीपेमेंट कैपेसिटी। ये ऐसे समझ में आ रहे हैं जो मैं बना रही हूँ या अलग अलग लिखूं? जैसा भी करा दो समझ आ रहा है। मक्खन मत लगा। वो भी इतना सारा। ठीक है, अब सप्लायर्स को किस में इंटरेस्ट होगा? सप्लायर्स हैं आपके नॉर्मल क्रेडिटर्स जो आपको गुड्स दे रहे हैं या आपको कुछ सर्विसेज दे रहे हैं, उनको किस में इंटरेस्ट होगा? अब आप लोग बोलोगे नहीं क्योंकि आपको पता है मैं मना कर चुकी हूँ। इनको इंटरेस्ट होगा आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में।
मैं यही बोलने वाली थी, बस आपने मुझसे पहले बोल दिया। इनको इंटरेस्ट होगा अपनी शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। क्योंकि इस साल अगर कमाओगे तभी तो अगले साल उसे पैसा दे पाओगे, उसे क्या लेना देना फ्यूचर में क्या होना है। आपको का क्रेडिट पीरियड 3 महीने 6 महीने का होगा तो उसको इंटरेस्ट उसी शॉर्ट टर्म में ही है ना, कि आप क्वार्टरली कितना प्रॉफिट ले रहे हो या मंथली कितना प्रॉफिट ले रहे हो कि हमें पे कर पाओगे या नहीं। कस्टमर्स को इसमें इंटरेस्ट होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पब्लिक को होगा। कस्टमर्स को होगा कि क्या जो हम सामान इनसे ले रहे हैं वो मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा, एकदम से डिसकंटिन्यू तो नहीं हो जाएगा। और सॉरी कंपनी सही तो दिखा रही है। हाँ, मतलब जो भी आप उनसे प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हो, ठंड लग रही है? नहीं लग रही है, ठीक है भैया। एंटिटी आपकी कंटिन्यू रहेगी और जो भी उनके सर्विसेज आ रही है वो हमें मिलती रहेंगी कि नहीं मिलती रहेंगी। किसी चीज का अगर वो मेजर सप्लायर है और वही अगर आपका बंद हो जाए, कोई एग्जांपल दे सकते हो मेजर सप्लायर किसी चीज का हो? हाँ, लक्ष्मी जो स्टील का सप्लायर लक्ष्मी लक्ष्मी ने स्टार्टिंग में लास्ट में जो स्टील का सप्लायर है पूरे इंडिया में। एकदम नॉर्मल अपने कंजम्पशन की बताओ कि भैया ये अगर खत्म हो गया तो हम कहाँ से सामान लेंगे, या ये वाला प्रोडक्ट चला गया तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट इतना अच्छा नहीं है, ऐसा कोई मेजर सप्लायर बताओ। सोचो तो बैठी, आज ये खत्म करना एक चैप्टर हमारा हो जाएगा। वी हैव वन आवर अभी मोर, आराम से ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। जियो एयरटेल तो बेचारा बंद हो गया, वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज हो गए, जियो एक मर्ज होकर आया कि अगर आप जियो बंद हो गया 1% फिर क्या एयरटेल, और वो भैया पैसे आपसे ज्यादा चार्ज करेगा। वोडाफोन आइडिया भी आपसे बहुत सही पैसे चार्ज कर लेता है, पर जियो क्या मैगी भी तो हो सकता है, मैगी बंद होगी तो लोगों सब्स्टिट्यूट पे गए नहीं थे। वेरी गुड, क्योंकि सब्स्टिट्यूट था ही नहीं कोई, है ना। हम सारे परेशान हो गए थे, अब मैगी नहीं आ रही तो हम क्या खाएंगे यार। सब ट्राई कर लिया, यूपी वाई कुछ नहीं पसंद आया, है ना। जब मैगी मार्केट में वापस आई सारे मैगी में टूट गए। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो कस्टमर्स को इंटरेस्ट होगा कि जो भी आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो, या कस्टमर्स इतने यूज टू हो चुके हो उसके, अगर वही एकदम से बंद हो गया तो क्या, है ना। पब्लिक को इंटरेस्ट होगा ऑब्वियसली जो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस में। पब्लिक को इंटरेस्ट होगा कि अगर आप जैसे मामा अर्थ की अभी शिल्पा शेट्टी जो ऐड कर रही है, शिल्पा शेट्टी कर रही है मेरे ख्याल से, या सारा खान कर रही है, जो भी कर रही है, कि भैया ये आपको ऑर्गेनिक उसके साथ साथ पेड़ भी उगाते हैं, आती है ना ये कैंड, मुझे नहीं पता कौन सी हीरोइन कर रही है, तो डेट पेड़ उगाते हैं इसको पब्लिक, कि ठीक है अगर हम आपको गुड प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं तो हम साथ साथ आपका रिसाइकिल भी कर रहे हैं प्लस हम पेड़ भी उगा रहे हैं। तो पब्लिक को इंटरेस्ट होगा कि वो इन रिटर्न सोसाइटी को क्या देता है उसे, है ना। अगर उन्होंने खोला हुआ, जैसे अब आपका वो मुकेश अंबानी की जो वाइफ है नीता अंबानी, जो आप उसने 2-3 वो खोले हुए हैं ट्रस्ट जो स्टूडेंट्स को पढ़ाती, बीच में ऐड आई थी जब मुंबई इंडियंस आईपीएल में आई थी तो आती थी ना एक ऐड। हाँ, तो वो सारा आपका पब्लिक उसमें इंटरेस्टेड है। मैं टीवी देखती ही नहीं हूँ, मुझे टीवी देखना ही नहीं पसंद। अभी जब वो शार्क टैंक आएगा फिर मैं देखूंगी। मैं टीवी बिल्कुल नहीं देखती। सारे इंटेलिजेंट लोग टीवी देखते ही नहीं है। मेरा पता टीवी कुछ आता तो है नहीं, न्यूज बेकार आती है। हमारे साथ तो 24 घंटे देख रहे हैं। हाँ, मैं खाली रोडीज देखती हूँ नहीं यार, अच्छा आ रहा है तो इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ, उसकी कमी लगी बट अच्छा आ रहा है, अच्छा लग रहा है मेरे को। नहीं, करण कुंद्रा कभी रोडीज में नहीं आया। अच्छा होगा, मैंने बीच में 2-3 साल नहीं देखी। और गवर्नमेंट को किसमें इंटरेस्ट होगा? गवर्नमेंट को कि वो टैक्स रेवेन्यू, टैक्सेशन। गवर्नमेंट को किसमें इंटरेस्ट होगा? सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन।
और ना पब्लिक को एकदम ट्रू मतलब जो भी उनको ट्रू बैलेंस शीट फेयर खा रही है कि नहीं थोड़ा वो तो Window dressing तो नहीं कर रही है। बट अब सत्यम में अगर घोटाला हुआ तो हमें क्या फर्क पड़ा? हम तो शेयर होल्डर्स नहीं थे। किया सत्यम ने घोटाला तो हमें क्या फर्क पड़ा? कुछ पड़ा? कस्टमर्स को पड़ा होगा या उसके आपके इन्वेस्टर्स को पड़ा होगा, सप्लायर्स को पड़ा होगा। एज ए जनरल पब्लिक हमें क्या फर्क पड़ा? हमने न्यूज पढ़ी, खत्म हो गया। या वो जो आपका वो भाग गया, कौन है एयरलाइंस वाला, विजय माल्या, क्या फर्क पड़ा? वो लोन लेकर भाग गया, फर्क पड़ा तुम्हें कोई? बैंक वालों ने तुमसे तो क्या आगे मांगा ना। पब्लिक क्यों इंटरेस्टेड है कि भैया आप बैलेंस शीट सही दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहा? एज ए जनरल पब्लिक आप खुद को सोच के देखो। 2 एग्जांपल्स हैं। या वो जो आपका था नीरव मोदी आईपीएल वाला, वो भी भागा पैसे लेकर, क्या फर्क पड़ा? आईपीएल फिर भी चल रहा है। आप लोगों को कोई फर्क पड़ा एज ए जनरल पब्लिक? आपके पेरेंट्स को फर्क पड़ा? छोड़ो, आप तो छोटे बच्चे हो भी। पेरेंट्स को कोई फर्क पड़ा कि उनकी इन्वेस्टमेंट चली गई, कुछ पैसा डूब गया, न्यूज आई, खत्म हो गई? तो एज ए जनरल पब्लिक हमें नहीं फर्क पड़ता यार वो बैलेंस शीट को विंडो ड्रेस कर रहे हैं या जो मर्जी लोन ले रहे हैं। हमें सिर्फ फर्क पड़ रहा है वो हमें क्या दे रहा है। अगर आईपीएल दे रहा था तो यार हैप्पी विद नीरव मोदी कि यार आईपीएल लेकर आया, एकदम ग्रैंड उस पे वो कर रहा है, हम खुश हैं, सोसाइटी को इन रिटर्न वो कुछ दे रहा है। बट अगर वो भाग गया तो हमें क्या लेना देना? सेम वही, पब्लिक एंड कस्टमर्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो अकाउंटिंग बहुत आपके उसमें यूज होती है, आप जनरल पब्लिक हो। लेकिन अगर यही आप उसका कोई प्रोडक्ट ले रहे हो और फिर वो भाग जाए तो हाँ, एक बार को आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। अगर आप उसके कस्टमर, जैसे मैगी भाग चला गया था, हुई थी हमें परेशानी, बीइंग अ जनरल पब्लिक हम सबको परेशानी हुई थी। तो यस, अगर हम उसके कस्टमर्स हैं तो हमें उसकी कंटिन्यूएशन का डाउट हमेशा रहेगा। पर फिर भी हमें उसकी बैलेंस शीट में इंटरेस्ट नहीं होगा। मैगी वाला बैलेंस शीट देखिए कभी आपने, मैगी कैसी बैलेंस शीट या नेस्ले कैसी बैलेंस शीट बना रहा है। तो बस तो वही, यही आपका, अगर आप इसको प्रैक्टिकल को थोड़ा सा अपने इसमें ले आओगे ना, इसको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो समझना ज्यादा इजी होगा, है ना। अगर आप बोल दो पब्लिक तो भैया हमारा प्रॉफिट दिखेगी और आपका पब्लिक देखेगी कि भैया कितने डेट खड़े हैं, कितनी लायबिलिटीज है। आर यू इंटरेस्टेड इन लायबिलिटीज? कितना पे करने किसी को नहीं पता। रिलायंस ने कितना लोन ले रखा पता है? जियो ने कितना लोन ले रखा, आर यू अवेयर और आर यू इवन कंसर्न्ड अबाउट इट? हमें जियो यूज करने में क्या फर्क पड़ता है उसने कितना लोन लिया हुआ? सिंपल, यही आपका थ्योरी है। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, बहुत इजीली लिख लोगे। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को होता है कि भैया कितना डिविडेंड देगा, सप्लायर्स को होगा कि कितना प्रॉफिट है उसका मंथली या क्वार्टरली, तो हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है। एम्प्लॉइज को होगा कि भैया क्या रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे रहे हैं, कितनी सैलरीज दे रही है, हमें खाली उसमें इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट को आपके टैक्सेशन में इंटरेस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। पब्लिक को, सोसाइटी को इन रिटर्न क्या दे रहा है, हमें उसमें इंटरेस्ट है। कस्टमर्स को इंटरेस्ट है कि वो कंपनी आपकी कितने लंबे टाइम तक चलेगी, और अगर वो किसी चीज का मेजर सप्लायर है तो उसके क्या सब्स्टिट्यूट्स हैं। और लेंडर्स को इंटरेस्ट है कि वो हमारा पैसा पे कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी करेक्टरिस्टिक्स पे, क्वालिटेटिव। बस हो गया, ये छोटा सा चैप्टर था, थोड़ा सा थ्योरी। हाँ, छोटा सा एकदम चैप्टर, थ्योरी आएगी बेटा, अगर आएगी मतलब अगर उसको थ्योरी देने का मन किया छोटी सी तो आपको दे देगा। यूजर्स बता दो, मन कर रहा उसका तो थोड़ा सा बेसिक है ये। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सिर्फ क्वालिटेटिव बताना। क्या क्या होती है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की? रिलायबिलिटी और रेलेवेंसी और अकाउंटेबिलिटी, साइंटिफिक,
प्रेजेंटेबिलिटी कोई वर्ड नहीं होता। एक तो हो गया रिलायबिलिटी। इंसॉल्वेंसी इज नॉट अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। इंसॉल्वेंसी तो होता है मतलब डूब गया खत्म। अंडरस्टैंडेबिलिटी, यस, अंडरस्टैंडेबिलिटी। मैम साइंटिफिक, रेलेवेंस, रिलायबल और reliability can that you can rely on your financial statements कि जो भी उसमें information है वो सही है कि नहीं है। Understandability, when you look at the financial statements तो आपको समझ में आ जाए कि भाई ये लोन पिछले साल इतना था, इस साल इतना हो गया, ठीक है। आपका प्रॉफिट पिछले साल इतना था, इस साल इतना हो गया, पिछले साल रेवेन्यू ये था, इस साल इतना हो गया, तो यू कैन अंडरस्टैंड। मतलब वो ऐसे प्रेजेंट होना चाहिए कि इट इज अंडरस्टैंडेबल। रेलेवेंस कि सिर्फ और सिर्फ आपकी रेलेवेंट चीज है, ठीक है। और comparability, yes, they can be easily comparable अपने से भी और इंडस्ट्री में सेम प्लेयर के साथ भी। और वो कब होगा जब दोनों एक जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जो भी आपकी इंडस्ट्री में प्लेयर्स हैं या जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेम वर्किंग उसमें काम कर रहे हैं, दे मस्ट बी कंपैरेबल। इसके अलावा these are the 4 important qualitative characteristics of your financial statements that they must be reliable, relevant, understandable and comparable। इसके अलावा और क्या क्या होते हैं, थोड़े बहुत सारे होते हैं। मटीरियलिटी, सिर्फ और सिर्फ मटीरियल चीजें ही दिखाएं। और कंप्लीटनेस, सारी चीजें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। टाइमलीनेस, तो व्हाट्स मतलब क्या इसमें ऐसा क्यों मटीरियलिटी और कंप्लीटनेस? जो मटीरियल है तो मटीरियलिटी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर। अब इसमें वही आपका रिलायंस वाला एग्जांपल और आपका एग्जांपल, ये इसका देख लो फॉर्म का जो ये है। अगर ये एक प्रिंटर ला रहे हैं तो उनके लिए एसेट है, बट रिलायंस अगर प्रिंटर ला रहा है तो उनके लिए एक्सपेंस है। दिस इज मटीरियल। उस मटीरियलिटी के बेसिस पर यू डिवाइड योर एक्सपेंसेस एंड एसेट। एक छोटी जो सीए फॉर्म है उसके लिए तो भैया वो एक प्रिंटर भी एसेट है, वो उस पर पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करेगी 5-7 साल। और यही प्रिंटर अगर जीटी या ईएनवाई लेकर आ रहा है तो उसके लिए एक्सपेंस है, वहां पे पता नहीं कितने ही प्रिंटर पड़े हुए होंगे, है ना। वो होता है मटीरियलिटी। एंड कंप्लीटनेस इज लाइक आप सारी इंफॉर्मेशन दे। अब डिफरेंस कैसे हो गया कि मटीरियलिटी में तो आपने एक्सपेंस और एसेट दिखा दिया, कंप्लीटनेस का मतलब आपने उस प्रिंटर को दिखाया ही नहीं, तो वो आपका इनकम्प्लीट हो गया। क्या है और टाइमलीनेस क्या हो गया? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या होता है? ओके, अगर हम थोड़ा सा और बेसिक में चले जाएं तो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स क्या होते हैं? इवेंट जब वो हुआ रहता है ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करते हैं। इवेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। एग्जैक्टली, इवेंट्स आर ठीक है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस आर जो भी आपकी नॉर्मल सेल परचेज या जो भी फाइनेंशियल कुछ भी एक्सचेंज हुआ बिटवीन 2 पर्सन इज अ ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन का रिजल्ट जो आपके अकाउंट्स पे पड़ रहा है दैट इज एन इवेंट। ठीक है, अगर आपने पैसे किसी को दिए और सामान लिया तो आपका सामान बढ़ गया और पैसे कम हो गए इज एन इवेंट, और सामान लिया और पैसे दिए इज अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब होता है कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हैं आप उसकी सब्सटेंस को देखोगे, मतलब असेट है कि एक्सपेंस है आप उसको देखोगे रादर देन लुकिंग एट द फॉर्म ओनली। कि अगर प्रिंटर आ रहा है फॉर्म को देख के तो वो असेट है, बट आप उसके सब्सटेंस को देखोगे कि वो कौन से में इकोनॉमिक बेनिफिट दे रहा है कि नहीं दे रहा, इज
इम्पोर्टेंट। तो ऑलवेज टेक सब्सटेंस ओवर फॉर्म, उसका क्या रेलेवेंस है या क्या यूज है ओवर एक्चुअल उसका क्या फॉर्म है, इज ऑलवेज रेलेवेंट इन योर अकाउंट। उसके बाद एक मेन चीज आती है आपकी, हम हर जगह लिखते हैं दैट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। व्हाट इज ट्रू एंड फेयर? तो ट्रू एंड फेयर का डेफिनेशन किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में नहीं लिखा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सनल जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि व्हाटएवर यू आर शोइंग वो ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। ट्रू एंड फेयर इज, कभी भी इसको डिफाइन नहीं किया गया कि ट्रू एंड फेयर होता ही है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से अगर ये ट्रू एंड फेयर है, हो सकता है आपके हिसाब से ट्रू फेयर ना हो, आप सोचो कि यार इसमें तो अभी 2-3 और आनी चाहिए, बट मेरे हिसाब से ट्रू एंड फेयर है, मैंने जो बता दिया सही है। तो ट्रू एंड फेयर ऑलवेज डिपेंड अपॉन द जजमेंट, और इसके ऊपर हमेशा आपका कॉन्फ्लिक्ट रहता है। वही बात हो गई ना, मैं कह रही हूँ उतना ही है, आपको नहीं मैम बुक में तो 4-5 और लिखे हुए हैं, ये ट्रू एंड फेयर नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट। ट्रू एंड फेयर इज ऑलवेज ऑन द जजमेंट, and your statements must show a true and fair view of your organization. ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आपका शेयर्स वाले पे आते हैं। ये हमारा पूरा जो फर्स्ट चैप्टर आपके मॉड्यूल का है वो भी हैव डन। अभी भी हमारे पास पौना घंटा है, तो विल स्टार्ट विद शेयर्स एंड डिबेंचर्स। 2 मिनट्स का ब्रेक है, फिर हम आते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर मतलब सेकंड चैप्टर। हाँ, अगला प्रैक्टिकल। वॉशरूम वगैरह जाना है तो वो हो गया। हाँ जी बोलो। मेरा ये पढ़ा, मैं नहीं डाल, मेरे ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, मेरे ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है ना, तुम्हें लगा कर बैठना है। हाँ, निकालो जल्दी, निकालो जल्दी निकालो जल्दी। वहां नहीं देंगे, हम ही ले लेंगे, पार्टी करेंगे। ठीक है, अरे चलो 2 मिनट हो गए, ये जो करें 2 मिनट हो गए। मुझे भी नहीं, मेरे लिए भी पूछ लो, मेरे लिए भी पूछ लो।
शेयर्स क्या होते हैं? बैक टू भैया क्लास आ जाओ। शेयर्स क्या होते हैं? ओनरशिप, किसी के साथ शेयर करना, सेम वही ओनरशिप शेयर करना। ओनरशिप शेयर करना। किस फॉर्म में हम इसको लिखते हैं? मतलब आपने जो अकाउंटिंग को शेयर्स करी है, तो जब भी हम शेयर्स की बात करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल इज डिवाइडेड, एग्जैक्टली। शेयर्स होते हैं जितनी भी आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है या टोटल कैपिटल ऑफ योर कंपनी है, वो स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं और उन यूनिट्स को शेयर्स कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपकी कंपनी की कैपिटल लेट्स से 5 लाख रुपीस है और वो 5 लाख रुपीस डिवाइडेड है 50,000 शेयर्स में एट द रेट ऑफ ₹10, तो ये जो 50,000 यूनिट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? शेयर्स। ठीक है, ये शेयर्स हम जब भी कंपनी से 110 लिखा है, बाय मिस्टेक, तो ये जब भी आपकी कंपनी स्टार्ट होगी उसकी क्या फेस वैल्यू रहेगी, आपको उसे 1 रुपी पे बेचना है, 10 रुपीज पे बेचना है, दिस इज सोली डिपेंडेंट अपॉन जो भी इस कंपनी को स्टार्ट करवा रहा है। अगर आपको लग रहा है इसकी वैल्यू 1 रुपी से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो वी कैन हैव मोर यूनिट्स ऑफ शेयर्स। यही अगर मैं इन 5 लाख को 5 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दूं एट द ₹1, मेरी वैल्यू अभी भी 5 लाख ही है, लेकिन मैंने यूनिट्स को और क्या कर दिया? छोटा कर दिया। जो शेयर्स में 50,000 दे रही थी अब मैं 5 लाख दे रही हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा लोगों से ले पाऊंगी, 50,000 में मैं कम लोगों से ले पाऊंगी। तो कैसे उसको डिवाइड करना है, क्या उसकी यूनिट्स है, ये सारा जजमेंट पे बेस करते हैं या व्हाटएवर योर एक्सपीरियंसेस उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये जो शेयर्स हैं इनकी हमने अकाउंटिंग देखनी है और इन अकाउंटिंग के लिए जो भी आपकी बुक्स मेंटेन होती हैं वो होती है, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिसके अंदर आप सारे शेयर्स के होल्डर्स का नाम लिखते हो। रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स बनाए जाते हैं, क्योंकि अब तो सब कुछ डीमैट फॉर्मेट में है तो ये रजिस्टर आपको बहुत इजीली मिल जाता है, पहले ये हाथ से बनाया जाता था। ये शेयर इसके पास है, प्रॉपर उसका नाम, एड्रेस और सब कुछ आ जाता है और कितने शेयर्स और कितने यूनिट्स हैं। पहले प्रॉपर जैसे आपको सर्टिफिकेट मिलता है स्कूल से, वैसे शेयर सर्टिफिकेट इशू किया जाता था। इस वाले को नीचे वाले क्या डिफरेंस है? इसमें तो 5 लाख मिल रहा है, इसमें 5 लाख। वही मैं कह रही हूँ, आपके अमाउंट में डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके शेयर जो ट्रेड करेंगे वो 50,000 करके 25-25 मैंने ले लिए, हम दोनों ने ले लिए, 2 ही बंदे रहे, यही 5 लाख कर दिया तो हम 5 इन्वेस्ट कर सकते हैं 1-1 लाख शेयर। ये फर्क है ना? ऐसे तो हम 5-5 हजार भी ले सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि अभी सिर्फ हमें 5,000 मिल रहे हैं तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड। यही मैं कहूँ तुझे 5,000 रुपए ले ले या 1 लाख ले ले, क्या लेगी? चाहे उस 5,000 की वैल्यू कहीं ना कहीं 1 लाख हो जाएगी, लेकिन शेयर्स तो 1 लाख दिख रहे हैं ना, उसको मैं बाद में ट्रेड कर सकती हूँ। तो डिपेंडेंट अपॉन आपको कैसा चाहिए, आप इसको और भी ज्यादा तोड़ सकते हो, आप इसे 10 लाख शेयर एट द रेट 50 पैसा भी कर सकते हो, कोई नहीं आपको कुछ कह रहा, बट आपका वो फेस वैल्यू मिनिमम होना चाहिए। ये फेस वैल्यू है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब शेयर्स जो होते हैं या आपकी जो कैपिटल होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इशूड, ऑथोराइज्ड एंड पेंडिंग एज शेयर्स नॉट इशूड। एक होती है आपकी इशूड कैपिटल और एक होती है आपकी ऑथराइज्ड कैपिटल। व्हाट इज द डिफरेंस? मैक्सिमम जितना अलाउड है दैट इज ऑथराइज्ड, और इशूड क्या होती है? जितनी हमने अभी इशू करी है।
यस मैम, मैंने देख लिया। इसमें जो 6 वाला ना ये अनलिस्टेड वाला बताता है, ये लिस्टेड नहीं है। अब ये आपके ये कंपनी का पूरा मास्टर डाटा है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि इज इट अ लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। तो ये कहाँ दिख रहा है, whether the company is listed or not, it is an unlisted company, ठीक है। नीचे भी लिखा गया है 1 2 3 4 5 6, नीचे से 6th रो देखो, whether the company is listed or not, it is unlisted। उसके बाद उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब आता है ऑथराइज्ड कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। ऑथराइज्ड कितना मैक्सिमम अलाउएबल, ठीक है, एंड पेड अप कितना आपने इशू कर रखा है। फाइनल विजिबल है मास्टर डाटा? यस यस, आपको तो है, ठीक है। और जो आपका इन दोनों का डिफरेंस है उस कैपिटल को हम क्या बोलेंगे? ऑथराइज्ड और पेड अप का जो डिफरेंस है वो कौन सी कैपिटल आपकी? It's not called up. Unissued capital. Unissued capital, अनइशूड कैपिटल बोल लो या फिर आप बोल लो इसको must, मतलब यहाँ पे इशूड कहीं नहीं लिखा हुआ, इट इज पेड अप कैपिटल। तो जब भी हम किसी भी चीज को, आप पहले किसी चीज को ऑथराइज्ड कराते हो, ठीक है, वो ऑथराइज्ड कैपिटल से आप इशू करते हो, और इशू के बाद जो भी आपकी पेड अप होती है दैट इज पेड अप कैपिटल, और या फिर अनकॉल्ड कैपिटल। तो हो सकता है कि ये जो आपकी कैपिटल है दैट मस्ट बी एन अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है। अनइशूड नहीं, हम अनकॉल्ड कहते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रही थी, यहाँ पर आपको पता चल जाते हैं इनके शेयर होल्डर या डिबेंचर्स। तो यहाँ पे आपको उनके डायरेक्टर्स कौन है उनके बारे में पता चलता है। कोई रिलायंस का पार्ट है ये, मैंने रिलायंस सर्च किया था, अडॉग ग्रुप है, कंपनी का नाम डाल रहा है, ठीक है। और ये आपकी कंपनी क्या है? दे आर लिमिटेड बाय शेयर्स। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती हैं। बाकी इट इज अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी मतलब गवर्नमेंट इसमें कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। आपकी ये कंपनी एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट भी नहीं है लेकिन नॉन गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम ऐसे किसी का भी देख सकते हैं। और यहाँ से मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाहती थी कि भैया हमारी ऑथराइज्ड, पेड अप, इशूड, ये सारी चीजें आपकी शो की जाती हैं व्हेन यू, मतलब आप थोड़ा इसमें और प्रैक्टिकल उसमें जाओगे प्रोफेशनल लाइन में, तो ये सारी चीजें आपकी काम आती है, सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है कि हमने पढ़ लिया तो हो गया, ठीक है। तो ऑथराइज्ड हो गया आपका, इशूड हो गया, पेड अप हो गया, कॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल। उसके अलावा आपके शेयर्स किस किस में डिवाइड होते हैं? जब भी हम शेयर इशू करते हैं, एंड द शेयर्स आर इशूड, तो शेयर्स इशू करने के टाइम पे हम क्या क्या उनसे मंगाते हैं? सबसे पहले क्या होती है आपकी? एप्लीकेशन मनी मंगाते हैं। फिर हम क्या मंगाते हैं इनसे? अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल होती है और फिर आपकी फाइनल कॉल, या जो भी आपकी कॉल्स है, फर्स्ट कॉल्स एंड फाइनल कॉल्स। एक बार आपका 12th फटाफट रिवाइज करा दे। अब जिसने आपको पैसे नहीं दिए उसकी अमाउंट कहाँ जाती है आपकी? कॉल्स इन एरियाज में। और जिसने आपको एक्स्ट्रा पैसा दे दिया उनका कहाँ जाता है? कॉल्स इन एडवांस। जब आप किसी ने आपको पैसा नहीं दिया तो आप उसके शेयर्स क्या कर देते हो? फॉरफिट कर देते हो। और फॉरफिट करने के बाद आप उसे क्या करते हो? इशू कर देते हो। ये सब हम कर चुके हैं, यहाँ पर ये नहीं है। ये नहीं है, ये नहीं पढ़ेंगे।
कि नहीं करोगे? बहुत एक दो क्वेश्चंस में होगा, इशू ऑफ शेयर में है ये सारी चीजें, ये इतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जब हमें शेयर्स एक्सेस रिसीव हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कि भैया जितने हमें शेयर्स मिले हैं उतने शेयर हमने अपने जितने हमने इशू करने थे उसमें हमने डिवाइड कर दिए, दैट इज बचा प्रोराटा अलॉटमेंट। अभी आपका फर्स्ट चैप्टर तो शायद इसी से ही रिलेटेड ही है, ठीक है। ये हो गया। बाकी एक छोटा सा थ्योरी देख लो कि आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन अ कंपनी क्या क्या हो सकते हैं। फिर हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कर लेंगे। किसी भी कंपनी में आपके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या क्या हो सकते हैं? कोई भी कंपनी को फाइनेंस चाहिए तो वो क्या क्या इशू कर सकती है? शेयर्स कर सकती है, और डिबेंचर्स कर सकती है, और लोन्स हो सकते हैं। वेरी गुड। और बायबैक। सॉरी बेटा, क्या कह रहे हो पारुल? बायबैक। बायबैक वो सारा बाद में आ जाएगा। मैम बायबैक। हाँ, बाय में वही प्रॉफिट रिटेन कर सकती है या बायबैक कर सकती है, ठीक है, या अपने आप प्रॉफिट्स को प्लग बैक कर सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे। अब शेयर्स आपके कौन कौन से टाइप के होते हैं? दो, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी कौन कौन से टाइप की होती है आपकी? एक होता है आपका आईपीओ, जो आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर है, ठीक है। उसके अलावा जो हम अपने एम्प्लॉइज को देते हैं वो कौन से होते हैं आपके? इसॉप्स या इसॉश, इनकी हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग। जब हम शेयर्स को एक ऑप्शन देते हैं, अपने एम्प्लॉइज को एक ऑप्शन देते हैं कि आप हमारे शेयर बाय कर लो थोड़े कम प्राइस पर, वो आपका इसॉप्स एंड इसॉश में जाता है। उसके अलावा एक होता है राइट इशू, इसकी आपने अकाउंटिंग पढ़नी है, ठीक है। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू होता है जब आप ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एक ऑप्शन देते हो। लेट सपोज मेरी कंपनी में आप सब ने हजार शेयर्स रखे हुए हैं, 1000 मेरे पास है, या आप टोटल 5000 शेयर्स। अब मुझे और कैपिटल की जरूरत है और फाइनेंस की जरूरत है, मैंने 5000 और इशू करने, तो रादर देन इशूइंग डायरेक्टली टू द पब्लिक, पहले मैं आपको ऑप्शन दूंगी, बिकॉज यू आर होल्डिंग 1000 शेयर, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ कि आप 500 और ले। तो जो फर्स्ट हम ऑप्शन देते हैं, किसी को राइट देते हैं, वो राइट आप एक्सरसाइज करोगे या नहीं डिपेंडेंट अपॉन यू, वो होता है हमारा राइट इशू, ठीक है। हमने इन सब की पढ़ी है। नॉर्मल तो आप पढ़ लोगे आईपीओ, जो आपने शुरुआत में पढ़ा है 11th 12th में, दैट इज आईपीओ। ये कंपनी स्टार्ट हो रही है, उसने शेयर इशू करने हैं, इतने पे एप्लीकेशन है या अलॉटमेंट है, वो सारी जो आपकी अकाउंटिंग है दैट इज आईपीओ। हमने इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है राइट इशू का क्या होता है, इसॉप इसॉस का क्या होता है, आपके प्रेफरेंस शेयर्स कैसे हैं या बायबैक कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हमने इसमें इंक्लूड पढ़ी, ठीक है। तो हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं अपना आईपीओ का। पहला टॉपिक 1 आपका इनिशियल पब्लिक फर्स्ट चैप्टर इज इशू ऑफ शेयर्स या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफर। पारुल बुक है बेटा? यस मैम। सबके पास है? कि मेरे पास यहाँ सॉफ्ट में नहीं है अभी आज के लिए। पेज नंबर 3, यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। Page number 3, question number 1. Page number 3. Question number 1, page number 3. इसमें आंसर भी है तो उसको प्लीज हाइड कर लेना। सिंपल क्वेश्चंस है हमारे 12th वाले कि हमने 10,000 शेयर्स इशू करे हैं
@10 each, जो आपने पे करने हैं, 2 on application, 4 on allotment, 4 on first call. सारे शेयर सब्सक्राइब है, अमाउंट्स जो रिसीव है, आपने जर्नल एंट्रीज करनी है. बताओ भैया जर्नल एंट्रीज, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन. यस मैम. बताओ फटाफट करें इसको फिनिश. स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, क्या होती है फर्स्ट एंट्री आपकी? पहले पैसा आता है. पैसा आता है पहले. सबसे पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. शेयर एप्लीकेशन मनी बेटा बाद में हम करते हैं. शेयर एप्लीकेशन मनी या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने रुपए से आएगा? 2000. यस मैम. बुक मत देख. 20 लाख कहाँ है आंसर, मत देख. ऊपर 3 जीरो भी लिखे हुए उन्होंने, वो नहीं दिखा देखो. 2000. या फिर आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो. इसको ऐसे लिखने की आदत डालो, क्योंकि अब आगे अगर क्वेश्चंस जब आएंगे तो उसमें कंफ्यूजन कम होगी. मुझे नहीं पता आपके लोगों के स्कूल में ऐसा कराया था कि नहीं, बट मेरे को ऐसे कराया था. कराते हैं ना ऐसा, तो उसको भी साथ साथ लिखो, क्योंकि ये अब आगे काम आएगा. अभी तो इजी लग रहा है एग्जैक्ट क्वेश्चन, तो भैया हम कर लेंगे, लेकिन इसका प्रैक्टिस साथ साथ ही रखो. नेक्स्ट एंट्री क्या होती है आपकी? शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल. टू शेयर कैपिटल डेबिट 20 लाख से 20 लाख. मैम ऐसे क्वेश्चन भी नहीं आते पेपर में. वेरी फनी ना. बताओ भैया जर्नल एंट्री कैसे टाइप करोगे? एक बार मतलब बना है, कल लिखना है. तभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मैम मैम 2-3 एंट्रियां टाइप करना आई थी. ग्रुप 1 का मैंने दिया था ना ऑनलाइन पेपर, तो उसमें बस जो निकालना होता है ना, बस उसकी पूछी थी लास्ट की. लास्ट की 2-3 मतलब सारी नहीं, बट अगर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर रहे हो ग्रुप 1 में तो आपको पूरी एंट्री देनी पड़ेगी ना. ग्रुप 1 आपने अभी दिया है कि पिछली बार दिया था बेटा? मैंने दिसंबर में दिया था. क्या है? यस मैम क्लियर. बस नंबर मांग तो सही. नेक्स्ट एंट्री. और बेटा मेरा एक क्वेश्चन है, डेप्रिसिएशन का कैसे आता है क्वेश्चन? जस्ट फॉर इधर सबकी हेल्प हो जाएगी फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए. मैम एक्चुअली एक डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आया था, तो उसको रफ शीट में सॉल्व किया है. देन जो उसकी एंट्री पूछी गई थी, जैसे फर्स्ट ईयर में कितना डेप्रिसिएशन लगा, बस हमारे को वैल्यू लिखनी थी. सेकंड ईयर में जो लास्ट में वैल्यू कितनी बच गई, बस ये लिखना है. मैम लेकिन मैम बहुत बेकार सिस्टम है मैम, क्योंकि कीबोर्ड नहीं चलते हैं. देखा मैं भी, देख जो मैं बोल रही हूँ वो भी वही प्रॉब्लम्स बता रही है. कीबोर्ड खराब है कि कुछ बटन खराब होता है. मैम मेरे तो अकाउंट्स के पेपर में कीबोर्ड चला ही नहीं, तो चेंज करने में 15 मिनट वेस्ट हो गए थे. थैंक यू पारुल, थैंक यू. तो ऑब्वियसली जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला वही वो बोल दिया. और वो सोचो 15 मिनट तुम्हारे कीबोर्ड चेंज करने में लगे, उसके बाद जो नया कीबोर्ड आया उसमें भी तुम टक 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 ना कर पाए. हाँ, और उसके ऊपर कितने बच्चे काम कर चुके हैं, बेचारा ये कीबोर्ड ही तो है यार. बस ये वैसे हो जाना चाहिए नॉर्मल एग्जाम ना. चीटिंग नहीं होती है, चीटिंग के भरोसे नहीं जाना होता है. मैम चीटिंग तो हो ही नहीं सकती है. वहाँ पे 4-5 ICMA के मेंबर आते हैं और कैमरा रिकॉर्डिंग होती है रूम की. और जो लैब में टीचर्स होती हैं वो अलग होती हैं, जो स्कूल की होंगी. समझे? डन. ठीक,
तो अब जो मैं बोल रही थी वो प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, है ना? पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा। यस, तुम्हें अब पढ़ाई के साथ साथ इस पे चलाना शुरू करना पड़ेगा। ओके मैम। पढ़ाई तो तुम कर लोगे, है ना? इसको चलाना बंद करना पड़ेगा। मैं भी यही बोल रही थी, तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी, विश्वास ही नहीं है। मैम बहुत विश्वास है। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? जल्दी जल्दी करो। शेयर डॉक्यूमेंट। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना अमाउंट से? 4 3 0 3 4 6 यस। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री। अबे भाई नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? मैम आपने ऊपर वाले में 4 के बाद कोमा लगाया, नीचे वाले में 3 के बाद कोमा। ले मेरा बच्चा ले, खुश रहा कर, टेंशन मत लिया कर फालतू वाली। फिर पीछे से 3 के बाद लगता है, उसके बाद फिर 2 मतलब पेपर में कोमा भी लगाना पड़ेगा, उसके भी नंबर बता दीजिए। कौन कंप्यूटर पे देखने आ रहे हैं तूने कॉमा लगाया है कि नहीं लगाया है? वेलो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट कह तो रही है, सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज लिखनी है और अमाउंट लिखना है, सिंपल। तुम्हारी वर्कशीट सिर्फ एक, क्या कहते हैं उसे, खुशी होगी पास होगी दिसंबर में। आरती जस्ट चला पर एक नहीं लेता। चलो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक टू शेयर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट एंट्री वो मैंने लिख ली, किसी ने बताया नहीं ना मुझे। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। शेयर फाइनल कॉल टू शेयर क्या? एक ही कॉल है बेटा, एक ही कॉल है। वही होता फिर तो कहेगी कॉमा गलत लगा दिया। शेयर अलॉटमेंट। नेक्स्ट बैंक टू शेयर कैपिटल, सिंपल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी करो। हाँ जी, ना ले कैश यार, कहाँ है? जर्नल एंट्रीज ही तो डालने हैं खाली। यस मैम। पास जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट ऑफ द डे, सेम ही तो है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले शेयर्स आपके किन किन पे इशू होते हैं, मतलब एट पार और एट पार मतलब अगर आपका 10 रुपीज का शेयर है तो वो 10 पर ही होगा। एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? 10 का आता है तो 12 पे कर दिया अबव प्राइस। और डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? 10 पे है तो 8 पे कर दिया। शेयर प्रीमियम जो होता है वो आपके लिए क्या होती है, मतलब इट इज एन एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी, किस साइड पे जाता है आपका शेयर प्रीमियम? हम लायबिलिटी साइड पर जाता है, होता है इनका इनकम है, बिकॉज आपको उसको कभी ना कभी दोबारा पे करना पड़ेगा, इसलिए वो आप उसको इनकम ट्रीट नहीं करते। ठीक है, तो ये जो आपकी हमेशा कहाँ पर इसकी पोस्टिंग होती है? लायबिलिटी साइड पे, या फिर जो आपका कैपिटल होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, उसमें ही शेयर प्रीमियम आपका एक ऑप्शन आ जाता है। और डिस्काउंट कहाँ जाता है? डिस्काउंट एसेट साइड में जाता होगा, प्रीमियम और लायबिलिटी साइड में। डिस्काउंट एसेट साइड पे क्यों जाता होगा? जस्ट अ क्वेश्चन, डिस्काउंट कहाँ जाता होगा? अगर आप 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में इश्यू कर रहे हो तो जो 2 रुपए का है वो कहाँ जाएगा आपका? डेबिट साइड ऑफ व्हाट? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। ओके डन। पर ये आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा एज एन एक्सपेंस। वो हो गया,
इसका आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कहीं से वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 4. AB and Company Limited issued 5 lakh equity shares of 10 each at a premium of 4 per share, payable at 1 rupee on application, 6 on allotment, 3 on first call, and balance on final call. The shares were all subscribed and all money due was received except the first call on 1 lakh shares and the final call on 1,50,000 shares. तो ये जो आपके नहीं मिले इनको हम क्या बोलते हैं? Calls in arrears. Calls in arrears. चलो एंट्री करनी स्टार्ट करो इसकी. चलो स्टार्ट करते हैं. जर्नल फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. कितने अमाउंट से? कितना पैसा है आपके? 50 लाख तो नहीं है, 5 करोड़ है, तो भैया इन करोड़ लिख दो ऊपर या फिर ऊपर इन 5,000 5 जीरो डाल दो. कहाँ लिखते जाएंगे आप, कितने जीरोस डालेंगे? इतने पैसे मेरे पास आ जाए तो मैं सीए छोड़. मेरे पास वैसे मैं पढ़ाना छोड़ दूँ. ठीक है. चलो कितना है? 1 रुपए के हिसाब से 5, तुमने 5 जीरो हटा दिए तो 500 इंटू 1 तो यहाँ गए 5. मैं 5 जीरो ऊपर लिख रही हूँ तो बाकी 500 बचा, ठीक है. चलो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल. शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 500. नेक्स्ट एंट्री कहाँ पर हमें एरियाज आ रहे हैं? फर्स्ट कॉल पे की अलॉटमेंट पर ही? फर्स्ट कॉल पे 1 लाख और नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी? 6 per share on allotment including premium. शेयर अलॉटमेंट पूरा का पूरा जो प्रीमियम है वो अलॉटमेंट पे ले लेंगे. टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. क्या एंट्री होगी? 500 इंटू 6, 500 इंटू 2 और 500 इंटू 4. ये एंट्री होगी. टोटल है 6 विच इंक्लूड्स प्रीमियम. प्रीमियम इज ऑफ 4 रुपीज. तो शेयर अलॉटमेंट में पूरा 6 रुपए जाएगा, शेयर कैपिटल में 2 रुपए जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या जाएगा आपका? 4 रुपए. तो इसका मल्टीप्लाई कर लेना. नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. कितने अमाउंट से? पूरा 500 इंटू 6. नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट तक डन है? मजा नहीं आ रहा? प्लीज कैलकुलेट. डांस करूंगा. फर्स्ट कॉल शेयर एप्लीकेशन. हाँ फर्स्ट कॉल बेटा. इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे इक्विटी शेयर कैपिटल. शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल कितने अमाउंट से? 500 इंटू 3. अब आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट कॉल पर हमें 1 लाख शेयर्स पे पैसा नहीं आया. 1 लाख शेयर्स पे बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 500 इंटू 3. हमें मिला है 499 पे तो पूरा आ गया है और 1 लाख के ऊपर 3 रुपए नहीं आया. तो ये क्या हो गया आपके? फॉल्स इन एरर बिकॉज इट इज अ लॉस. यहाँ पे क्या हो रहा है? डेबिट. ठीक है, ये आपके लिए लॉस है तो ये क्या हो रहा है आपका? डेबिट. लास्ट क्या हो जाएगा आपका? शेयर फाइनल कॉल
कितना बैलेंस बचा, कितने अमाउंट से जाएगा ये? टोटल 10 रुपए का शेयर था, कितना आ गया ऑलरेडी? फाइनल पे हाँ फाइनल 4। फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 500 इंटू 4। और बैंक से कितना रिसीव हुआ है, कितने ने नहीं दिया? 1.5 लाख ने नहीं दिया। ओके, अब मेरा क्वेश्चन है ये 1.5 लाख शेयर इंक्लूड दोस वन वाला कि टोटल 1.5 लाख ने नहीं दिया? कैसे लेंगे हम? 2.5 लेंगे कि 1.5 लेंगे? क्या नाम वो कह रहा है फाइनल कॉल मनी 1 लाख शेयर्स ने नहीं दी थी, ओ सॉरी फर्स्ट कॉल मनी 1 लाख शेयर्स वाले ने नहीं दी थी, फाइनल कॉल मनी 1.5 लाख शेयर्स वाले ने नहीं दी। अब दिस 1.5 लाख इंक्लूड्स दोस 1 लाख, 1 लाख की टोटल हमें 2.5 लाख लेना पड़ेगा। मैम 2.5 लाख। ओके, वन इज सेइंग 2.5 लाख, वन इज सेइंग 1.5 लाख। फाइनल क्या हर्षिता? 1.5 लाख 2.5 लाख? तो वहां पर पहुंची नहीं बेटा, 1.5 लाख होगा पर क्योंकि वो टोटल लिखा हुआ है ना, फाइनल का कॉल मनी आपको 1.5 लाख पे नहीं मिली। तो कॉल्स इन एरियाज बैंक अकाउंट डेबिट मैम 1.5 लाख में 1 लाख इंक्लूडेड है। पर टोटल 1.5 लाख शेयर्स पे नहीं मिली। अब उस 1 लाख वाले ने दिया या नहीं दिया अभी इसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो वी आर अज्यूमिंग कि 1.5 लाख इंक्लूड 1 लाख और 50,000 ने फाइनल कॉल नहीं दिया, सिंपल। तो इसमें हमारा हो जाएगा 498.5 को हमसे 4 रुपए मिल गए और 1.5 से हमें 4 रुपए नहीं मिले। टोटल हो जाएगा 500 इंटू 4। ऐसे लिखोगे तो आगे क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास फुल फ्लेज क्वेश्चन का टाइम नहीं है, तो इसका थोड़ा इसको फाइन कंप्लीट कर लो, फटाफट कंप्लीट कर लो इस क्वेश्चन को विद अमाउंट्स एंड एवरीथिंग। इसमें कैश बुक बनानी है। और बस इसमें कैश बुक भी बनानी है, तो जिसने जर्नल एंट्रीज करनी है वो कैश बुक बनाए। पेमेंट तो कुछ है नहीं, सारा रिसीव ही है। तो टोटल कैश बुक का कितना टोटल आ रहा है रिसीव का, वो मुझे आप बता दो। जिन्होंने जर्नल एंट्रीज कर ली है वो बैंक में कितना टोटल रिसीव हुआ है उसका मुझे अमाउंट बता दीजिए। बेटा अगर आता होगा तो इजी लगेगा, नहीं आता होगा तो टफ लगेगा, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन पेपर बेटा एवरेज होता है कि डिफिकल्ट होता है? पारुल? यस मैम। बेटा यहाँ पे बच्चे पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन जो आते हैं मतलब क्वेश्चन पेपर एवरेज होता है कि डिफिकल्ट? मैम क्वेश्चन ऐसा आता है जो देखे ही नहीं हो, मतलब जैसे इन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर था पास्ट ईयर में थे, बिल्कुल डिफरेंट दिए थे, मतलब बहुत ज्यादा अलग से दिए थे। तो इजी होते हैं करने में कि मतलब देखने में तो डिफिकल्ट आया? जैसे कि इनकम टैक्स में और कॉस्टिंग में थ्योरी भी पूछ रखी थी प्रैक्टिकल के साथ हर क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 वो होते हैं पार्ट्स, तो उसमें हर एक पार्ट में थ्योरी थी। थैंक यू बच्चा, नो मोर क्वेश्चंस। अब हमें नहीं पूछना। हाँ मत पूछो, नो मोर क्वेश्चंस। हो गया ये फिनिश? बैंक का टोटल बताओ मेरे को।
5 crore 13 lakh 20,000. 5 crore 13 lakh 20,000 गलत आ रहा है बेटा ना। कितना आ रहा है बैंक में टोटल? तो जीरो छोड़ देना, 3 5 5 के हिसाब से कर देना बेटा, तो अपने आप कर लेना। तो क्या मैं नीचे करूँ? मिले Yes, ma'am. ये ट्रांसफर रेट जो है ना आपको समझिए। देखो करोड़ का है ना, इसलिए वो पॉइंट करोड़ का है। हाँ मैंने 500 से लिया ना, तो 1 ने नहीं दिया तो 499 और 1.5 ने नहीं दिया तो 498.5। बैंक का टोटल बताओ भाई दीपक। 15 crore 15 करोड़ इस बार 13 lakh 20,000. 15 crore 13 lakh 20,000। Anyone else? दीपक, पारुल, तुम दोनों तो भी कर रहे हो। अर्शिता, बैंक में कितना आ रहा है? को भी टोटल करना पड़ेगा। पाँच सौ इंटू 1 10 3,000। कितना आ रहा है भाई? बैंक का बता दो। गलत है, दूसरी बार भी गलत है। जीरो से कंफ्यूज हो गया। तो ये हो गया आपका। मेरा तो 4951 समथिंग कुछ है। एग्जैक्टली यही आ रहा है। 6 crore 99 lakh आगे जितना भी है आपका 5 जीरो आएंगे ना, तो ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया। 69 crore yes 69 crore 91 lakh 69 crore and 91 lakh। भैया कहाँ नहीं आ रहे? दीपक निकालो, क्या बात है बेटा? आगे यही आ रहा है। पारुल और मेहर ये कर ही नहीं रही है, ये इसको आदत है ना ऑनलाइन की, बीच में चली जाती है ना। तो यहाँ तो जा नहीं सकती। हाँ यहाँ तो जा नहीं सकती, ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तो भैया ना लाइट जाएगी, ना बैटरी कम है, ना मम्मी ने छोले भटूरे बनाए हैं। तो यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आ गया मेहर पारुल इतना आंसर। मैंने सिंपल सिंपल बैंक ऐड करा बेटा। इधर बैंक में आ गया 500, इधर बैंक में आ गया 3,000। 3,000 आ गया ना 500 इंटू 6, और नीचे आ गया आपका 1497 और नीचे आ गया 1994। इन तीनों को याद करा मैंने सिंपल। मैंने जीरोस के चक्कर में नहीं पड़ी ना, बाद में 5 जीरो लगा दूंगी बैंक में। तो 69 crore 91 lakh आ रहा है हमारा ये। पाँच जीरो। ठीक है, पांच ही लगाए हैं मैंने। आज क्लास यहीं तक रखते हैं। कल वाली क्लास में इंटरेस्ट, अंडरराइटिंग और मंडे ट्यूसडे, आज सैटरडे है ना। ठीक है, आज क्लास हम यही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा बहुत थ्योरी और देखने हैं इससे रिलेटेड, प्लस इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियाज, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस,
का नेचर एक बार अपना थोड़ा देख कर आना, पढ़ के आना, हम इंटरेस्ट का करेंगे। प्लस अंडरराइटिंग क्या होती है मैं नेक्स्ट क्लास में वो पूछने वाली हूँ। ठीक, ठीक है बेटा? यस मैम। ओके बच्चा, बाय पारुल। क्या बच्चा? ओके बेटा, गुड आफ्टरनून।